बीदर में किया था। बीदर नॉर्थ कर्नाटका में है। और जैसा कि मैं बताया, बायोमैप का दो ही उद्देश्य है। सेहत के संदर्भ में प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट करना और विशेषकर डायबिटीज के बारे में, कि डायबिटीज के बारे में हम सही जानकारी लोगों को दे पाएँ। उसके लिए बायोमैप समर्पित है और मैं भी उसके लिए समर्पित हूँ। मोटे तौर पे करीब महीने के 20 से 22 दिन हम ट्रैवल करते हैं कि भिन्न क्षेत्रों में जाकर डायबिटीज के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस देते हैं और लोगों को समझाते हैं कि कैसे हम डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि मोटे तौर पे हम ये समझते हैं कि एक बार डायबिटीज हो गया तो जीवन पर्यंत हमें डायबिटीज के साथ जीना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम अपने जीवन में तब्दीली लाएं तो हम डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। इसके पहले कि हम डायबिटीज पे चर्चा करें, हम डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। इसके पहले कि हम डायबिटीज पे चर्चा करें, आज 2 मिनट हम चर्चा करते हैं कोरोना वायरस पे। आज जो पैंडेमिक का रूप ले चुका है, पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुका है कोरोना वायरस, जिसको कि हम लोग कोविड-19 कहते हैं। और कोविड-19 पे जैसा कि हम पिछले 2 महीने से मैं भी जो भी रिसर्च हो रहा है दुनिया के देशों में, उस पर एक पैनी निगाह रखे हुए हैं। तो जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं आ जाता है, हमने ये देखा कि कोरोना से डरना तो कतई नहीं है, पर लड़ना जरूर है। और लड़ने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है 2। एक, हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको बढ़ाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और प्रतिरक्षा तंत्र एक शब्द, व्यापक शब्द है। इसके लिए हमें कुछ अपने जीवन के पहलुओं पे ध्यान देना होगा, उसमें समन्वय लाने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपने पहलुओं में बदलाव लाना है, उसमें समन्वय लाने की ज़रूरत है। पहला है फिजिकल एक्टिविटी, योगा, प्राणायाम, व्यायाम। दूसरा, पोषक तत्व। हमें ऐसे आहार का सेवन करना है जिसमें पोषक तत्व हो, विशेषकर विटामिन सी की मात्रा, उसमें प्रोटीन की मात्रा हो। और साथ में सन बाथ, हमें सूरज की रोशनी में अपने को थोड़ी देर बैठना है, क्योंकि विटामिन डी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जितना विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उतना ही इम्पॉर्टेंट विटामिन डी है। और यदि किसी सज्जन का विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा कम रह रहा है तो ऐसे में मैं एडवाइस करूँगा कि अपने डॉक्टर से मिल के और विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। तो पहला आता है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है पोषक तत्व, और तीसरा आता है ध्यान, कि हम सब लोगों को 5 से 10 मिनट ध्यान करना चाहिए या हम ओम का उच्चारण करें। ये 3 में जब समन्वय स्थापित होता है, इन 3 तत्वों में जब समन्वय स्थापित होता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, प्रतिरक्षा प्रणाली हमारा मजबूत होता है। तो कोविड से लड़ने के लिए पहला है कि हम खुद के इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करें, और दूसरा, सर्वमान से इस बात को स्वीकार किया गया है, SMS, मतलब सबसे पहले हमें सैनिटाइजर को हमेशा साथ में रखना है। पर्सनल हाइजीन पे थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। दूसरा, मास्क। जब भी हम एक से ज़्यादा लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो मास्क नितांत अनिवार्य है। और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी को हमें हर परिस्थिति में उसको ध्यान में रखना है। अब आप देखेंगे कि यदि हम इम्यूनिटी पे ध्यान दे रहे हैं या हम इम्यूनिटी पे ध्यान दे रहे हैं, साथ में SMS, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पे 2 गज की दूरी पे ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सक्षम रूप से कोरोना से लड़ाई कर पाएंगे और कोरोना को हरा पाएंगे। पर इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी के बारे में बताऊं कि पोषक तत्वों को भी हम ले सकते हैं, और जो हमारे बायोमैप परिवार से पहले से जुड़े हुए हैं, यदि उनके पास जियोडाइफिन है तो जियोडाइफिन का सेवन 2 बार करें। लिमोविया करके एक हमारा प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से उसमें विटामिन सी है, केवल और केवल विटामिन सी उसमें है, तो उसका सेवन करें। हमारे पास देखेंगे तो एक लिमोविया करके है जो कंप्लीट, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल लाइम का जूस, तुलसी और स्टीगोसाइड। मोटे तौर पे आप देखेंगे कि जब हम नींबू का रस लेते हैं तो उसमें चीनी डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं। आप देखें कि नींबू का रस एक तरफ अमृत का काम
जो शुगर डाल रहे हैं उसमें विष का काम कर रहा है। अमृत और विष का साथ में समन्वय आपस में सम्मिलित होना सही नहीं माना गया है। तो आप देखेंगे कि लेमोविया में हमने केवल नींबू का रस, स्टीवोसाइड और तुलसी का पत्ता है। ये हमारे कोविड-19 पे है। अब जैसा कि मैं बताया कि हमने अपने जीवन को समर्पित किया है, बायोमैप ने अपने आप को समर्पित किया है डायबिटीज़ फ्री सोसाइटी को बनाने के लिए, और प्रभु की कृपा से और हमारे जितने भी साथी हैं जो दिन रात समर्पित हैं, काम कर रहे हैं इस हमारे अभियान को आगे बढ़ाने में, उन लोगों का जो परिश्रम है, उनका जो विश्वास है, उसके बदौलत अभी तक हमने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों को डायबिटीज फ्री लाइफ जीने में मदद किया है। और ये हमारे विश्वास को और बढ़ाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देता है। परिश्रम की पराकाष्ठा पे पहुंचने के लिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का बार बार आह्वान करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें परिश्रम की पराकाष्ठा पे जाना होगा। तो परिश्रम की पराकाष्ठा पे जाने के पीछे 2-3 तत्व हैं जिसके बदौलत हम और हमारे जितने भी साथीगण पूरे भारत में फैले हुए हैं, विश्व के दूसरे देशों में भी फैले हुए हैं। आज बायोमैप का प्रचार प्रसार यूएसए, यूके, नीदरलैंड, थाईलैंड, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक पहुंचा हुआ है। तो हमारे जितने भी साथी समर्पित हैं, उनका समर्पण और जियोडाइफिन का जो परिणाम है, और जिसके कारण हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोग डायबिटीज फ्री हो रहे हैं, हर दिन इससे लाभ ले रहे हैं, वो हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ा देता है। इसके पहले हम आगे बढ़े, लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारा सेहत क्या है, हमारा हेल्थ क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे कि डायबिटीज क्या है, और फिर हम डायबिटीज फ्री कैसे बन सकते हैं। हमारा जो सेहत है ये 3 आधार स्तंभ पे टिका हुआ है। 3 आधार स्तंभ पे टिका हुआ है हमारा सेहत, जिसमें सबसे पहला आता है शारीरिक श्रम, फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा आता है पोषक तत्व, और तीसरा आता है ऊर्जा। शारीरिक श्रम, पोषक तत्व और ऊर्जा। ऐसे आप देखेंगे तो हमारा पूरा शरीर करीब करीब 70 लाख करोड़ सेल से बना हुआ है, और 70 लाख करोड़ सेल्स को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी से ड्राइव हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, और हम और आप इस ब्रह्मांड की इकाई हैं। तो हमारा और आपका शरीर भी ड्राइव हो रहा है एक एनर्जी से, और वो हमारे शरीर के अंदर में एनर्जी बनता है। तो आप देखेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए 3 आधार स्तंभ पे हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। पहला शारीरिक श्रम, दूसरा पोषक तत्व, और तीसरा एनर्जी। अब शारीरिक श्रम के मैं बारे में बताऊं कि जो हम बड़े होते हैं, एक महत्वपूर्ण तत्व को भूलते जाते हैं, शारीरिक श्रम। आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आराम पसंद हो गए हैं, पर मैं आपके ध्यान में लाऊं कि हमारे घर में एक 2 महीने का नवजात शिशु है, और उस 2 महीने का नवजात शिशु अपने माता पिता से कोई उनका संवाद नहीं है, कोई इतना भी संवाद नहीं है, उनके संवाद को नहीं समझते हैं। पर भारतीय संस्कृति में हम इस बात को मानते हैं कि जो नवजात शिशु है, जब अपने माता पिता से संवाद उनका नहीं हो पाता है, तो परम पिता परमेश्वर से उनका संवाद से संवाद होने के प्रक्रिया में नवजात शिशु को 2 बातों का ज्ञान होता है। पहला कि हमने जन्म लिया है तो हमें स्वस्थ रहना है, और दूसरा हमें स्वस्थ रहना है तो शारीरिक श्रम करना होगा। अब आप देखिए कि नवजात शिशु न चलना जानता है, न दौड़ना जानता है, न योगा जानता है, न प्राणायाम जानता है, पर वो एक विश्वास लेके चल रहा है, एक संकल्प लेके चल रहा है कि हमें स्वस्थ रहना और हमें शारीरिक श्रम करना है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी जरूरतें हमारी माँ, हमारी मासी, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी चाची, ये हमारी जरूरतों को पूरा शारीरिक श्रम तो हमें खुद करना पड़ेगा। अब आप पाएंगे बच्चे को लेटा के 10 कदम दूर जाएं तो आप पाएंगे बच्चा हाथ और पैर हिला रहा है। इज इट नॉट ए फिजिकल एक्टिविटी? दिस ऑल्सो कम्स अंडर फिजिकल एक्टिविटी। मतलब हमें कि कोई भी, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, शारीरिक श्रम हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने कोविड के संदर्भ में बताया कि यदि हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हमने बताया कि हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए, करना पड़ेगा, तभी हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। साथ में हमने ध्यान के बारे में बताया था, और साथ में हमने
पोषक तत्व के बारे में बताया था। ऐसे ही यदि हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, हम डायबिटीज को हराना चाहते हैं, जो हमें हराना पड़ेगा। आज के दिन में डायबिटीज जितनी तेजी से बढ़ रही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बस एक ही विकल्प हमारे पास है कि हम अपने संकल्प को मजबूत करें और डायबिटीज को हराएं। तो पहला आता है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है पोषक तत्व और तीसरा आता है एनर्जी। पोषक तत्व और एनर्जी के लिए ईश्वर ने खाने का प्रावधान किया है। खाने के द्वारा हमें पोषक तत्व मिलता है और हमें ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। अब आप देखेंगे कि ईश्वर ने खाने का प्रावधान ईश्वर ने केवल दो उद्देश्यों के लिए किया है। पहला पोषक तत्व और दूसरा एनर्जी। पर बदलते परिवेश में हम लोग खाना केवल दो उद्देश्य के लिए खा रहे हैं। पहला स्वाद के लिए कि खाना कितना स्वादिष्ट है, और दूसरा हमने खाना कितना खाया, पेट भर के खाया या नहीं खाया। तो हम अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं, हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि खाने का दो ही उद्देश्य है, पहला पोषक तत्व और दूसरा ऊर्जा। विशेषकर जब हम 40 प्लस की एज में चले जाते हैं, 40 प्लस में चले जाते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि हम खाना में क्या क्या खा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि खाना हम कुछ भी खाते हैं, मोटे तौर पे खाने का दो भाग होता है। एक भाग हुआ जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होता है, इसको हम लोग क्लब कर देते हैं तो न्यूट्रिशन कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। और दूसरा भाग होता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आज हमारे यहाँ चर्चा का विषय रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाना खाने के बाद, पचने के बाद शुगर बन जाता है। शुगर क्यों बनता है? शुगर इसलिए बनता है कि हमारा शरीर करीब करीब 70 लाख करोड़ सेल से बना है, और 70 लाख करोड़ सेल्स को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत शुगर है। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत शुगर है। शुगर बनने के बाद वो हमारे ब्लड में घुल जाता है। ब्लड में इसलिए घुलता है कि ब्लड एक ऐसा एलिमेंट है हमारे शरीर में जो 70 लाख करोड़ सेल्स को टच करता है और अपने साथ पोषक तत्व को लेकर चलता है, ऑक्सीजन को लेकर चलता है और शुगर को लेकर चलता है। और हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको पोषक तत्व पहुंचाना और एनर्जी पहुंचाने, शुगर और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। अब कार्बोहाइड्रेट शुगर बन के ब्लड में मिल गया। अब शुगर एनर्जी में तब्दील कैसे होगा, मैं आप लोग के ध्यान में लाऊंगा कि हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत छोटा अंग है और महत्वपूर्ण अंग है, उसका नाम है पैनक्रियाज या हम अग्नाशय कहते हैं। मोटे तौर पे आप देखेंगे तो अग्नाशय में 4 प्रकार के सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल। पर सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा सेल। और ऐसे भी आप देखेंगे तो 4 सेल्स में करीब करीब 65%, 65% जो सेल्स है हमारे पैनक्रियाज में, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में, उसमें बीटा सेल्स है। तो बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाने का, और इंसुलिन से शुगर को लेकर सेल्स में पहुंचाता है। इंसुलिन का काम केवल और केवल है हमारे ब्लड से शुगर को लेकर सेल्स में पहुंचाने का, चूंकि एनर्जी सेल्स को चाहिए, एनर्जी हमारे सेल्स को चाहिए। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचा दिया। पर शुगर पहुंचने के बाद भी शुगर एनर्जी में तब्दील नहीं होता है। शुगर को एनर्जी में तब्दील होने के लिए मेटाबोलाइज होना पड़ता है, और शुगर को मेटाबोलाइज करने का काम ऑक्सीजन करता है। जब हमने ऑक्सीजन सांस के द्वारा लिया तो हमारे ब्लड में घुल जाता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को सेल्स में पहुंचाने का। अब आप देखेंगे ब्लड से शुगर को लेके सेल्स में इंसुलिन पहुंचा दिया, और ब्लड से ऑक्सीजन को लेके हीमोग्लोबिन ने सेल्स में पहुंचा दिया। अब ऑक्सीजन शुगर को मेटाबोलाइज करके एनर्जी में तब्दील करता है, और इस प्रकार से शुगर एनर्जी में तब्दील होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए कि हमारे शरीर में हमारे शरीर में ऊर्जा की कितनी आवश्यकता है और शुगर ऊर्जा में कैसे तब्दील होता है। अब यहाँ पे अब हम डायबिटीज के बारे में हम समझना चाहते हैं, और हम समझाने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी कारण से इंसुलिन का बनना कम जाए या इंसुलिन का उपयोग होना कम जाए, 2 परिस्थिति है। पहला, इंसुलिन का बनना कम जाए, या दूसरा इंसुलिन का उपयोग होना कम जाए। तो दोनों परिस्थिति में ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा।
दो परिस्थिति है, देयर आर टू कंडीशंस, इंसुलिनोजेनिक, इंसुलिनोट्रॉपिक। मतलब इंसुलिनोजेनिक का मतलब हुआ कि इंसुलिन का सेक्रेशन सही से नहीं हो रहा है, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पा रहा है हमारे पैनक्रियाज में। और दूसरा है कि इंसुलिन बन रहा है पर इंसुलिन समुचित रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। दोनों परिस्थिति में ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, और जब ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचता है तो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड में जो शुगर बढ़ता है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। पर हम यहाँ पे ये इस छोटी सी बात को समझाने के लिए आपको नहीं आमंत्रित किया हूँ। हमें लेट अस अंडरस्टैंड कि ब्लड में जो शुगर बढ़ रहा है वो तो डायबिटीज का महज प्रमाण है। ब्लड में जो शुगर बढ़ रहा है वो तो डायबिटीज का महज प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की जरूरत थी उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, और नतीजा होगा कि धीरे धीरे हम शारीरिक रूप से शिथिल होते हैं, कमजोर तो होते ही हैं। आप देखेंगे, आप जाके पता करें जितने भी हार्ट के हॉस्पिटल हैं, और आप जाके सर्वे करें कि भाई साहब आपके हार्ट के हॉस्पिटल में जितने पेशेंट आए हैं उसमें डायबिटीज वाले कितने हैं, तो 10 में 7 से 8 डायबिटिक पेशेंट है। आपके ध्यान में आ रहा है? हमारे हार्ट को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और करीब करीब 24 घंटे में इतनी ऊर्जा की जरूरत है कि 24 घंटे में इसको जितनी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को हम कैप्चर करके ट्रक में डालें तो ट्रक करीब करीब 35 किलोमीटर चलेगी, 38 किलोमीटर चलेगी। तो हमारे हार्ट को काम करने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत है, और जब उसको समुचित रूप से ऊर्जा नहीं मिल पाता है तो धीरे धीरे हार्ट कमजोर होना शुरू हो जाता है, किडनी कमजोर होना शुरू हो जाता है, लीवर कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड में जो शुगर बढ़ता है वो तो डायबिटीज का महज प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। अब हमने आपको बताया कि इंसुलिन का बनना कम गया, या इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इंसुलिन नहीं बनने के पीछे जो कारण है हम उस पर चर्चा करते हैं कि इंसुलिन का बनना कम क्यों हो जाता है। इंसुलिन का बनना कम हुआ इसका मतलब होता है कि बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो गया, बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया। बीटा सेल मिलियंस में है पर उसका नंबर घटना शुरू हो गया, और बीटा सेल के नंबर घटने के पीछे आप देखेंगे तो कुछ कारण हमें पहले से मालूम है, फिर भी मैं रिकैप्चर कर रहा हूं, जिसमें पहला है जेनेटिक्स। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को तो हम में और आप में डायबिटीज होने की संभावना है। दूसरा है शारीरिक श्रम में कमी आना। आप देखेंगे उत्तरोत्तर इंसान शारीरिक श्रम कम करना चाहता है और आराम पसंद होता जा रहा है, ये भी एक डायबिटीज का कारण है। और तीसरा कारण है टेंशन, कि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसके कारण भी टॉक्सिन ज़्यादा निकलता है, और वो टॉक्सिन के कारण हमारे पैनक्रियाज के जो इफिशियंसी है वो अफेक्ट होता है और इंसुलिन सही तरीके से नहीं निकलता है। पर इस 3 कारण के बारे में हम सब लोग जानते हैं। अब इसमें 2 कारण और ऐड हुआ है, और उस 2 कारण के कारण डायबिटीज़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उस 2 कारण में पहला कारण है हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी होना। अब आप देखेंगे हमारा खाना, जैसा कि मैं बताया, न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि मैक्रो न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन है। मैक्रो में विशेषकर प्रोटीन आता है, माइक्रो में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। तो हमारे पैनक्रियाज को करीब करीब स्वस्थ रहने के लिए 27 पोषक तत्वों की है, और जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी रखता है, उसमें आता है क्रोमियम, सेलेनियम, वेनेडियम। पर आज के दिन में हमारे मिट्टी में क्रोमियम, सेलेनियम, वेनेडियम की कमी हो गई है। नतीजा हो रहा है कि हमारे खाने में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, और मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हुई है उसके पीछे मुख्य जिम्मेवार है रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर। हमने खेतों में इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया है, हमने अपने खेतों में इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया है कि हमारा खेत विषाक्त हो गया है। नतीजा हो रहा है कि जब आप जो मिट्टी में माइक्रोब्स होते थे, जीवाणु होते थे, जो आज से 50 साल पहले 10 करोड़ से ज्यादा होता था, वो जीवाणु घट के आज के दिन में 1 करोड़ से नीचे हो गया है। और उसके पीछे मुख्य कारण है केमिकल फर्टिलाइजर को डालना। नतीजा है कि मिट्टी में जो बायो अवेलेबल न्यूट्रिशन था उस न्यूट्रिशन को बायो अवेलेबल में तब्दील नहीं पा रहा है। जीवाणु का काम था कि मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है, पहले से न्यूट्रिशन है, पर उसको बायो अवेलेबल में कन्वर्ट करना ताकि प्लांट वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाए, वो नहीं हो पा रहा है। नतीजा हो रहा है कि आज के दिन में हमारे मिट्टी में क्रोमियम, सेलेनियम, वेनेडियम, आप अपने मिट्टी का टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि आपके मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, लाइक क्रोमियम। और क्रोमियम चाहिए कितना? mcg में चाहिए, मतलब
बहुत ही कम मात्रा में हमारे पैनक्रियाज को चाहिए, पर हमें चाहिए अपने पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए। सेलेनियम हमें चाहिए, वेनेडियम हमें चाहिए। इस प्रकार से देखेंगे तो करीब करीब 27 मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, टोटल 27 पोषक तत्व की जरूरत हो जाती है। और नतीजा होता है कि यदि इनको समुचित रूप से पोषक तत्व न मिले तो बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए कि खाने में पोषक तत्व की कमी, इसमें हम सारे लोग आ जाते हैं। ये चौथा कारण है। और पांचवा कारण है हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन जाना। टॉक्सिन जाने का मतलब हुआ हमारे शरीर में टॉक्सिन पहले भी बनता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे शुगर एनर्जी में तब्दील हुआ, मेटाबोलाइज हुआ, तो टॉक्सिन बनता है। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन बनता है, हमारे ईश्वर को मालूम है कि इस परिस्थिति में टॉक्सिन बनेगा, तो उन्होंने बजाबते लीवर के ऊपर एक दायित्व रखा है कि भाई आपको टॉक्सिन को बाहर निकालना है। और लीवर का काम है ग्लूटाथियोन हार्मोन को सेक्रेट करना, जिस ग्लूटाथियोन हार्मोन का काम है कि हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना। पर बदलते परिवेश में हमारे शरीर के अंदर जितना टॉक्सिन बनता है, उससे करीब करीब 10 टाइम्स ज्यादा टॉक्सिन हम बाहर से ले रहे हैं। जैसे हवा का दूषित होना, हम क्षण प्रतिक्षण सांस ले रहे हैं और हवा के दूषित होने के कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन बन रहा है। नतीजा हो रहा है कि हमारे शरीर से पूर्णतया टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहा है। हमारे शरीर में रेजिड्यू ऑफ टॉक्सिन रह जाता है। दूसरा कारण है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालना। अभी भारत सरकार इस पे भी काम कर रहा है। बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को प्रतिबंधित किया गया है और आने वाले समय में और पेस्टिसाइड को प्रतिबंधित करने की जरूरत है, ताकि वहां से हमारे शरीर में टॉक्सिन कम से कम जाए। अब देखिए टॉक्सिन से नुकसान क्या होता है। जितना ज्यादा हमारे शरीर में टॉक्सिन जाएगा, हमें दो नुकसान होता है। पहला, हमारे सेल्स के क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं, और दूसरा, हमारे सेल्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। यदि टॉक्सिन बहुत ज्यादा बढ़ा हो तो सेल्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब आप देखेंगे कि खाने में पोषक तत्व की कमी पहले से है और टॉक्सिन लेवल के बढ़ जाने से सेल्स न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वहां पे हमारे बीटा सेल का डीजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। नतीजा होता है कि इंसुलिन सही तरीके से समुचित रूप से पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाता है। तो ये 5 कारण है जिसके कारण समुचित मात्रा में नहीं निकल पाता है। पहला जेनेटिक्स है, दूसरा शारीरिक श्रम में कमी आना है, तीसरा टेंशन है, चौथा खाने में पोषक तत्व की कमी है, और पांचवा टॉक्सिन लेवल है। जो टॉक्सिन मैं बताया कि टॉक्सिन बनने के मुख्य 3 कारण है। पहला हो गया हवा का दूषित होना, दूसरा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का ज्यादा से ज्यादा यूज होना, और तीसरा स्ट्रेस। जब भी हम तनाव ग्रसित होते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनना शुरू हो जाता है। अब इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग न हो पाना, इंसुलिन के सही तरीके से उपयोग न होने के पीछे देयर आर 3 रीजंस। पहला है, यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो भी इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। साथ में यदि हाइपर एसिडिटी है, एसिडिटी जब तक हमारे आंत में होता है तब तक इतना नुकसान नहीं करता है, पर जब हाइपर एसिडिटी होता है तो आंत से निकल के हमारे ब्लड में आ जाता है, तो उस परिस्थिति में भी इंसुलिन सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। और तीसरा टॉक्सिन। ये 3 कारण है जिसके कारण इंसुलिन है फिर भी वो समुचित रूप से उपयोग नहीं होता है। नतीजा होता है कि हमारे ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के ध्यान में आया कि डायबिटीज के प्रमुख कारण क्या। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन पर्यंत हमें डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा, जबकि लाइफ स्टाइल डिजीज है। विशेषकर डायबिटीज टाइप 2 लाइफ स्टाइल डिजीज है और रिवर्स होता है। हमने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों को पिछले 10 साल में, हमारा जो अभियान चल रहा है ये पिछले 10 सालों से चल रहा है, 2010 से चल रहा है। आज देखेंगे तो 10 साल से ज्यादा, 1 डिकेड से ज्यादा अभियान का हो गया, और पिछले 10 सालों में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों ने इस अभियान से जुड़ के डायबिटीज फ्री लाइफ जीना शुरू किया है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ हमें जीना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि हमने ये बताया कि पैनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए हमें 27 पोषक तत्व की जरूरत है, पर खाने में पोषक तत्व की कमी के कारण बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो गया। और जब हमें डायबिटीज होता है तो हम लोग दवा खाते हैं, हम भारत में हो, यूरोप में हो या अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, जो हम डायबिटीज का दवा खाते हैं उसमें जो सॉल्ट यूज किया जाता है उसका नाम है ग्लिमीप्राइड, और दूसरा जो मेडिसिन है उसका नाम है मेटफॉर्मिन।
दवा का नाम शायद अलग होगा, कंपनी का नाम अलग होगा, पर जो सॉल्ट है दैट इज ग्लिमिप्राइड एंड मेटफॉर्मिन। अब आप देखिए ग्लिमिप्राइड का काम क्या है। हमने ये बताया कि बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है और ग्लिमिप्राइड का काम मोटे तौर पे हमारे बीटा सेल को स्टिमुलेट कराने का है, पर स्टिमुलेट कराने के दौरान भी आप देखेंगे कि बीटा सेल डीजेनरेट हो रहा है। और मेटफॉर्मिन का काम है हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना ताकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। पर बदलते परिवेश में हमारे इंसुलिन के इनसेंसिटिविटी में भी दो कारण ऐड हो चुका है, एक एसिडिटी हो चुका है, एक टॉक्सिन हो गया, जिसके कारण पर्याप्त रूप से एलोपैथ में हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। जब तक हम बीटा सेल को रीजनरेट और रिजुमिनेट ना करें, शायद हमें डायबिटीज फ्री लाइफ जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम दवा खा रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं और हमें ये बताया जाता है कि हमारा डायबिटीज कंट्रोल है, पर डायबिटीज कंट्रोल होने के बावजूद आप देखेंगे कि हमें कुछ शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। कौन कौन सा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है? आप देखेंगे कि डायबिटीज के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को हमने दो भागों में बांटा है, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस एंड दूसरा है एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है? पहला आता है हमारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हमारे काफ मसल्स या बैक मसल्स में दर्द होना। दूसरा, शाम के समय सुस्ती होना। तीसरा, रात में आप देखेंगे फ्रीक्वेंट यूरिन। चौथा, हमने कई डायबिटिक पेशेंट में पाया है कि शाम के समय उनके प्रकृति में परिवर्तन आया है, उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो गया है, इरिटेशन उनके स्वभाव में आ गया है। पांचवा, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया है। और छठा, उनका शारीरिक श्रम करने की जो क्षमता है, फिजिकल कैपेसिटी टू वर्क, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये सारा जो कॉम्प्लिकेशंस है इसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। और जब ये कंटिन्यू करता है 2 से 20 साल तो जाके तब्दील होता है एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में। अब एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का मतलब हुआ कि हम एलोपैथ मेडिसिन खा रहे हैं, उसके बावजूद हमारा हार्ट डैमेज हो रहा है, हमारा किडनी डैमेज हो रहा है, हमारा लीवर डैमेज हो रहा है, हमारी आंख से देखने की क्षमता प्रभावित हो रही है, हमारे कान से सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है, हमारा मेमोरी पावर प्रभावित हो रहा है। और एक छोटा सा घाव हो गया, एक छोटा सा जख्म हो गया हमारे पैरों में, तो जख्म भरेगा नहीं, और जब भरेगा नहीं तो उसमें एक इन्फेक्शन आता है, वी कॉल इट गैंग्रीन। गैंग्रीन का एक ही इलाज है कि उसको हम एम्पुटेशन करें, उसको सर्जरी करके हटाएं। अच्छा, सर्जरी करके हटाएंगे तो यहाँ पे जख्म होगा कि नहीं होगा? अब ये जख्म नहीं भरेगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि अब हमें यहाँ से एम्पुटेशन करना पड़ेगा। ये हमारे डायबिटिक जो भाई हैं, हमारे जो बहनें हैं, उनके लिए मानसिक त्रासदी होता है कि हर महीना, 1.5 महीना के बाद, 2 महीने के बाद एम्पुटेशन का नौबत आता है। और हमने ऐसे लोगों को देखा है जो जिजीविसा छोड़ देते हैं, जीने की इच्छा को त्याग देते हैं और मृत्यु उनका आलिंगन करता है। हमारे परिवार के लिए कितनी बड़ी त्रासदी है कि हम इस त्रासदी से गुजरते हैं, और इसको हम कहते हैं एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि आप किसी भी हार्ट हॉस्पिटल में चले जाएं और आप जाके पता करें, सर्वे करें कि भाई साहब आपके यहाँ जो हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं उसमें डायबिटीज वाले कितने हैं। 10 में 7 में 8, 70 to 80% कारण है डायबिटिक का। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट को जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है। अब जैसा कि हमने बताया कि हम लोग एक अभियान चला रहे हैं डायबिटीज फ्री का, कि हमें समाज को समुचित सही जानकारी देकर, प्रॉपर रूप से एजुकेट करके, उनके मन में जो खोया हुआ विश्वास है उस विश्वास को जगा के उनको प्रेरित करना है कि नहीं, लुक, हम डायबिटीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो डायबिटीज फ्री लाइफ जीने के लिए एक तो जैसा मैं बताया कि जो बायोमैप है वो रिसर्च बेस्ड और एनजीओ है, तो हम लोगों ने बायोमैप की तरफ से एक प्रोडक्ट पे शोध किया था जिस प्रोडक्ट का नाम है जियोडायफ्रीन। अब आप देखेंगे जियोडायफ्रीन कोई दवा नहीं है, प्योर हर्बल है। जियोडायफ्रीन प्योर हर्बल प्रोडक्ट है और ये दवा नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊं, आप लोगों की शुभेच्छा और ईश्वर की कृपा से हम एकदम तंदुरुस्त हैं। उसके बावजूद मैं जियोडायफ्रीन को सुबह और शाम लेता हूं। मैं एकदम तंदुरुस्त हूं, ना मुझे डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी हम सुबह और शाम लेते हैं। मतलब जियोडायफ्रीन कोई दवा नहीं है, पर जियोडायफ्रीन के बदौलत हमने आज, जैसा कि मैं बताया, कि hundreds of thousands लोगों को डायबिटीज फ्री होने में मदद किया। तो जियोडायफ्रीन काम कैसे करता है, लेट अस अंडरस्टैंड। जियोडायफ्रीन जब हम सेवन करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि हमारे शरीर में टॉक्सिन का रेजिड्यू रह जाता है, तो सबसे पहले रेजिड्यूअल टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है, मतलब हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरा,
हमने बताया था कि पैनक्रियाज को करीब करीब 27 पोषक तत्व की जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारे लगभग जो जितने भी पोषक तत्व इंपॉर्टेंट पोषक वाइटल न्यूट्रिशन की जरूरत है, सारा वाइटल न्यूट्रिशन इसमें है। नतीजा होगा 2 दिन 5 दिन 10 दिन में हमें कोई परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से बिटवीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर ऐसे रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है। 15 से 25 दिन जाते जाते ये हमारे बीटा सेल को रीजनरेट और रीजुवनेट करना शुरू करता है। बीटा सेल को रीजनरेट और रीजुवनेट करता है, बीटा सेल को स्टिमुलेट नहीं करता है, बीटा सेल को रीजनरेट और रिजुवनेट करता है। नतीजा होगा कि बीटा सेल स्वतः इंसुलिन का सेक्रेशन करेगा। अब बीटा सेल अपने आप इंसुलिन का सेक्रेशन करेगा। तीसरा, इंसुलिन बन रहा है पर इंसुलिन समुचित रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। उसके पीछे हमने 3 कारण बताया था और आप देखेंगे जियोड्राफिन की सुंदरता यहाँ पे। द ब्यूटी लाइज इन जियोड्राफिन। पहला, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करेगा। दूसरा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। तीसरा, टॉक्सिन के बारे में हमने पहले ही बताया कि रेजिडुअल टॉक्सिन को हमारे शरीर से फ्लश आउट करेगा। तो आप देखेंगे कि इंसुलिन जिन 3 कारणों के कारण प्रॉपर उपयोग नहीं हो पाता था, उन तीनों कारण पे काम कर रहा है। हमारे कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज कर रहा है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहा है और टॉक्सिन को फ्लश आउट कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सेल्स में शुगर पहुंच रहा है, पर शुगर एनर्जी में तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप एक सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 में 7 डायबिटिक आपको ऐसे मिलेंगे जिनका हेमोग्लोबिन लेवल नीचे रह रहा है, और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का काम हेमोग्लोबिन का है, और ऑक्सीजन शुगर को मेटाबोलाइज करके एनर्जी में तब्दील करता है। अब आप देखें कि यदि हेमोग्लोबिन लेवल कम रहेगा तो ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा और शुगर सही तरीके से एनर्जी में तब्दील नहीं हो पाएगा। जियोड्राफिन हमारे हेमोग्लोबिन लेवल पे काम करता है, हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है और जिनका लेवल बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन करता है। अब आप पाएंगे कि जियोड्राफिन हमारे शरीर में जितना भी तंत्र है, जितनी भी प्रणाली है, शारीरिक आंतरिक प्रणाली है जो शुगर को एनर्जी में तब्दील करने में मदद करता है, सारे आंतरिक प्रणाली पे, तंत्र पे प्रभावी रूप से काम कर रहा है। इट्स ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। कितना अच्छा प्रोडक्ट है, जो हाउ इफेक्टिव इट इज, कि जितने भी हमारे तंत्र हैं जो शुगर को एनर्जी में तब्दील करता है, सारे तंत्र पे ये काम करता है, और जिसका नतीजा होता है कि अब हमारे शरीर में शुगर सही तरीके से ऊर्जा में तब्दील होगा। यदि शुगर सही तरीके से ऊर्जा में तब्दील हो तो शुगर अपने आप अपने नॉर्मल रेंज में आएगा। तो आप देखेंगे जब शुगर सही तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा में तब्दील होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज फ्री। मतलब डायबिटीज फ्री 5 पैरामीटर्स का होना जरूरी है। पहला, शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज होना। दूसरा, एलोपैथ दवा या जो इंसुलिन हम ले रहे हैं वो धीरे धीरे बंद होना। तीसरा, हमारी जो शारीरिक तकलीफ थी, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, वो सारे तकलीफों से निजात मिलना। चौथा, यूरिन से शुगर का बाहर नहीं निकलना। पांचवा, हमारी शारीरिक क्षमता काम करने का अपनी उम्र के हिसाब से वापस आना। जब ये 5 चीज हमें पहले जैसा मिलता है, इसको हम कहते हैं कि हम डायबिटीज फ्री हुए। कई लोग सवाल उठाते हैं कि बीटा सेल रीजनरेट और रिजुवनेट नहीं होता है। यहाँ पे मैं 3 कंडीशन पे चर्चा करता हूँ। पहला कंडीशन, शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा, यूरिन से शुगर का बाहर नहीं निकलना। तीसरा, इंसुलिन या एलोपैथ दवा का बंद होना। तो यहाँ पे हमें समझना है कि 3 कंडीशन है, एलोपैथी या इंसुलिन का बंद, एलोपैथिक मेडिसिन या इंसुलिन का डोज जो है वो बंद होना। दूसरा, शुगर का नॉर्मल रेंज में आना। तीसरा, हमारे यूरिन से शुगर बाहर नहीं निकल रहा है। इसका एक ही होता है कि शुगर अब सेल्स में पहुंच रहा है, और शुगर को सेल्स में पहुंचाने वाला एक ही कैरियर है, इंसुलिन। इसका मतलब इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ा है, और इंसुलिन को सेक्रेट करने वाला एक ही सेल्स है, बीटा सेल। इसका मतलब ये निकलता है कि बीटा सेल रीजनरेट और रिजुवनेट होता है। ये समझने के लिए और समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे जियोड्राफिन का हमने क्लिनिकल ट्रायल करा के रखा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि बीटा सेल रीजनरेट हो रहा है, बीटा सेल रिजुवनेट हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये 5 हमारे शरीर में तब्दीली होना शुरू हो गया, 5 परिवर्तन होना शुरू हो गया। पहला, शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा,
एलोपैथ दवा या इंसुलिन का बंद होना, तीसरा यूरिन से शुगर का बाहर निकलना बंद होना, चौथा जो कॉम्प्लिकेशन से उससे निजात मिलना, पांचवा हमारी जो शारीरिक क्षमता है वो वापस आना, इसको हम कहते हैं डायबिटीज फ्री। पर डायबिटीज फ्री होने के लिए जैसा कि मैं बताया, ये एक व्यापक शब्द है और इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। केवल मैं यहाँ पे अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ कि केवल जियोड्राफिन को लेके हम सोचेंगे कि हम डायबिटीज फ्री हो रहे हैं, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। हमें जियोड्राफिन के साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच, अपने जीवन में इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। यदि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं तो 99.99 नहीं 100% हम डायबिटीज फ्री होंगे। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या आता है? जब हम लोगों ने इस अभियान का शुरू किया था तो हमारे का रूप ले चुका है, पर धीरे धीरे जब समाज ने और सरकार ने एक्सेप्ट किया कि डायबिटीज महामारी का रूप ले चुका है, तो हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज आतंकवाद का रूप ले चुका है। बिना बताए हमारे घर में आ रहा है, हमारे शरीर में आ रहा है और धीरे धीरे हमारे हार्ट, किडनी, लीवर को डैमेज कर रहा है। तो आप देखें ये आतंकवाद का रूप ले चुका है कि नहीं। और हमारे समाज में यदि कोई आतंकवादी आता है तो हम कहते हैं कि आतंकवादी को चारों दिशा से घेर लो, उसे बच के निकल नहीं पाए। ठीक उसी प्रकार से आज डायबिटीज रूपी आतंकवाद को यदि हमें हराना है तो 4 दिशाओं से घेरने की जरूरत है, जिसमें पहला दिशा का नाम है जियोड्राफिन, दूसरा दिशा का नाम है हमारा खाना, भोजन, फूड्स। जब तक हम अपने आहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, आहार को नहीं समझेंगे, हम डायबिटीज को नहीं हरा पाएंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट आवर फूड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ही हम 40 प्लस में जाते हैं, आप देखें कि जब हम 40 प्लस में जाते हैं तो हमारे शारीरिक रूप से कितना हम में परिवर्तन आता है, पारिवारिक रूप से हम में परिवर्तन आता है, सामाजिक रूप से हमारा कितना परिवर्तन आता है। और सारे परिवर्तन को हम लोग स्वीकार करते हैं, पर एक परिवर्तन को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमें भोजन में परिवर्तन लाना है। हम बचपन में जैसा खाते थे वैसा ही अब हम चाहते हैं कि 40, 45, 50 के बाद भी हम खाएं, जबकि सब जगह परिवर्तन आ रहा है। सृष्टि का नियम है परिवर्तन। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो ही हमारा एज 40 प्लस हो तो हमारे फूड का, हम जो आहार है, जो हमारा आहार है, वो 2 स्तंभ पे टिका होना चाहिए। फाइबर प्लस न्यूट्रिशन मतलब हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशस फूड होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि फाइबर और न्यूट्रिशन का मुख्य स्रोत क्या है। मोटे तौर पे हमने बताया कि 40 प्लस जाते जाते हमारे खाने का हमारे आहार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? फाइबर एंड न्यूट्रिशन। और फाइबर और न्यूट्रिशन का स्रोत क्या है? फाइबर और न्यूट्रिशन का मुख्य स्रोत 3 ही है। पहला अंकुरित अनाज, दूसरा सलाद, तीसरा फल। मतलब 40 प्लस जाते जाते करीब 1/3 भाग अनाज, फ्रूट्स और सलाद को समाहित करना ही पड़ेगा यदि हम संकल्प लेते हैं, और हम संकल्प लेंगे कि हमें डायबिटीज को हराना है। अब यदि हम रूटीन में चले तो हम रूटीन में सुबह का शुरुआत हमें अंकुरित अनाज से करना चाहिए। विशेषकर अंकुरित अनाज में आप सारे अनाज को खा सकते हैं, पर चना को पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा जो अनाज है, जो सुपाच्य है, वो है मूंग। मूंग को आप अंकुरित कर दें, रात में 1 बाउल पानी में लें और उसमें मूंग को डाल दें। सुबह आप पानी से निकाल दें और उसको सूती वस्त्र में बांध दें और आप 6 उसमें अंकुरन आ जाएगा। अब देखिए, मूंग के अंकुरित होते उसमें परिवर्तन आ गया। पहला कि उसमें ज्यादा से ज्यादा रेशा बना, और दूसरा मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊंगा कि जब मूंग को हम अंकुरित नहीं करते हैं तो उसमें विटामिन सी और विटामिन ई नहीं होता है। पर जो ही हम अनाज को, अपने दालों को अंकुरित करते हैं, मूंग को हमने अंकुरित किया तो उसमें एक दूसरा विटामिन आ गया, विटामिन सी और विटामिन ई। और विटामिन सी बहुत ही जरूरी है डायबिटीज को हराने के लिए। तो आप देखें कि हमें सुबह का शुरुआत अंकुरित अनाज से करना चाहिए, और कितना करना है वो आपके ऊपर है। हमारे तरफ से कोई निर्देश नहीं है कि हमें 100 ग्राम खाना है, 10 ग्राम खाना है, 25 ग्राम खाना है। आपकी इच्छा के अनुसार से, पर सुबह का शुरुआत आप अंकुरित अनाज से करें। उसके बाद हम मील्स में चलेंगे। तो मील्स में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के बाद से मील्स का 2 भाग हो जाएगा, 1/3 भाग, 2/3 भाग।
एक तिहाई भाग हम ग्रीन सलाद लेंगे और ग्रीन सलाद में जो लोकलाइज्ड सीजनल जो भी वेजिटेबल्स हो उसको हम यूज करेंगे। मैं यहाँ पे नाम लेके बताना चाहूँगा कि कुछ डायबिटिक जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके जहन में सवाल होता है सलाद को लेके, खासकर गाजर को लेके और चुकंदर को लेके, कैरेट एंड बीट रूट को लेके कि हमें कैरेट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बीट रूट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम गाजर का सलाद खा सकते हैं, हम बीट रूट का सलाद खा सकते हैं, सारे जो लोकल वेजिटेबल्स अवेलेबल हो सारे सलाद को खा सकते हैं। केवल रात में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मूली का सलाद नहीं खाना है। उसके पीछे एक ही कारण है, मूली वायु प्रधान है और रात में हमारे शरीर में ऐसे ही गैस बनता है। दिस इज द रीजन कि हम कहते हैं कि रात में हमें मूली का सलाद नहीं खाना है, बाकी हम लोकलाइज जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसका सलाद खाएंगे। चावल के बारे में हमें ध्यान रखना है कि चावल कुक्ड राइस के बनने के आधे घंटे के अंदर हमें खा लेना है। ऐसा हम इसलिए बताते हैं कि जैसे हमने बताया कि जब तक अनाज अंकुरित नहीं है तो उसमें विटामिन सी और विटामिन ई नहीं होता है। अनाज के अंकुरित होने के बाद उसमें 2 विटामिन और आ जाता है, विटामिन सी और विटामिन ई। ठीक उसी प्रकार से चावल जो कुक्ड राइस है जितना ठंडा होगा बाह्य रूप से उसकी संरचना में कोई परिवर्तन होगा, पर आंतरिक रूप से आप देखेंगे तो उसमें फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है और उसके दूसरे जितने भी विटामिन है, जितने भी पोषक तत्व है, मिनरल्स है, वो ज्यों के त्यों रहेंगे, पर उसमें फर्मेंटेशन होने के कारण कार्बोहाइड्रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितना कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा उतना हमारे शरीर में शुगर ज़्यादा बनेगा। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक तो चावल बहुत ही कुक्ड राइस बहुत ही सीमित मात्रा में खाना है, मतलब किसी भी परिस्थिति में एक अंजलि से ज़्यादा नहीं खाना। अंजलि का मतलब दोनों हाथ को मिला के जितना पानी आ जाए, इससे ज़्यादा तो खाना नहीं है। संभव हो सके तो इससे भी कम खाना है और साथ में कुक्ड राइस के बनने के आधे घंटे के अंदर खाना है। दिन के खाने में यदि विंटर सीजन ना हो तो हमें बटर मिल्क या थोड़ा सा कर्ड को खाना है। वो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और यदि भोजन सही तरीके से पचे तो उससे भी हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। अब हम चलेंगे 3 से 5 के बीच में। 3 से 5 के बीच में मोटे तौर पे आप देखेंगे हम लोग चाय पीते हैं। जो सज्जन चाय पीना चाहते हैं वो चाय पिए, पर हमें चाय पीने के पहले आप देखेंगे कि चाय के कारण एसिडिटी बनता है और हमने क्या बताया कि हाइपर एसिडिटी के कारण हमारा इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये निवेदन करेंगे कि चाय पीने के पहले या तो आप अंकुरित अनाज ले लें या सलाद ले लें या फ्रूट्स ले लें। क्यों? क्योंकि तीनों कच्चा अनाज है तो अल्कानाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब एसिडिटी जो बनने वाला है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और साथ में इसमें फाइबर भी है, पोषक तत्व भी है। पर किसी परिस्थिति में हमें अंकुरित अनाज, सलाद या फ्रूट्स नहीं मिलता है तो कम से कम चाय पीने के पहले हमें 1 गिलास पानी का सेवन जरूर करें, क्योंकि पानी अल्कानाइजिंग एजेंट है। चाय से बनने वाला जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो चाय पीने के पहले कम से कम 1 गिलास पानी पिए। दिस डजंट मीन कि मैं लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ चाय पीने के लिए। जितना हम चाय न पिए उतना हमारे लिए अच्छा है। अब हम चलेंगे रात में। तो रात के खाने में फिर से 1/3 भाग 2/3 भाग का हम सेवन करेंगे। 1/3 भाग हम ग्रीन सलाद खाएंगे और 2/3 भाग अपने स्वेच्छा के हिसाब से आपकी जो भी मर्जी है वो खाना खाएंगे। अब फलों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जून का महीना चल रहा है और जून में फलों का राजा दस्तक दे चुका है। आप जिस गली में चले जाएं, आप जिस बाजार में चले जाएं, एक सुगंध सर्वत्र व्याप्त है, वो है आम का। और डायबिटीज वाले के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि हमें आम खाना है कि नहीं खाना है। तो मैं ये बताऊं, यहाँ पे सिंपल थ्योरी को समझना है। हमारे शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व की जरूरत है और हर फलों में भिन्न भिन्न प्रकार कुछ ना कुछ पोषक तत्व अलग होता है और क्वांटम अलग होता है। पोषक तत्व भी अलग होता है, क्वांटम भी अलग होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें आम जरूर खाना चाहिए। आम खाना चाहिए नहीं, आम जरूर खाना चाहिए, पर बहुत ही सीमित मात्रा में खाना चाहिए। जैसे एक आम और उसका साइज, मॉडरेट साइज का आम खाएं। आम का रस कभी नहीं लेना है। देखिए, जब हम पूरा आम को खाते हैं तो उसमें फाइबर होता है और फाइबर का काम होता है हमारा जो फ्रुक्टोज है, आम में फ्रुक्टोज पाया जाता है जो ग्लूकोज में तब्दील होगा, तो उसके प्रोसेस को, जो फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है, उसको स्लो करना और दूसरा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना, ये फाइबर का सबसे बड़ा काम है। तो आप आम को खाएं, पर आम रस को कभी ना खाएं। कोई भी फलों का रस आप सेवन ना करें, फल को कच्चा खाएं। तो आम को आप खाएं, एक मॉडरेट साइज का खाएं और साथ में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितना बड़ा आम खाएं उस अनुपात में हमें रोटी या चावल को कम कर देना है।
उस अनुपात में हमें रोटी और चावल को कम कर देना है। हम आम खा सकते हैं, पर मैं ये बताऊं कि सारे फलों का सेवन करना है, पर 5 फल ऐसा है जिसका सेवन बहुत ही आदर्श मात्रा में, सीमित मात्रा में करना है। वो 5 फल है आम, केला, चीकू, चीकू को हम सपोटा भी कहते हैं, अंगूर और कस्टर्ड एप्पल। ये 5 फल है जिसका सीमित मात्रा में करना है सेवन। पर सब्जी में आप देखेंगे कि खुल के सारे सब्जी का करना है, केवल एक आलू है, पोटैटो है, जिसका सेवन सीमित करना है। और साथ में जब आलू की सब्जी खाने की इच्छा हो, उसको चावल के साथ, हम कुक्ड राइस के साथ नहीं खाएंगे, उसको रोटी के साथ खाएंगे। पर 5 सब्जियां ऐसा है जिसका सेवन सीजन में यदि उपलब्ध हो तो हमें जरूर करना चाहिए। वह है बैगन, डायबिटीज वाले के लिए बहुत जरूरी है, बैगन, भिंडी, करेला, सहजन और कैबेज। बैगन, भिंडी, करेला, सहजन हम ड्रम स्टिक को कहते हैं, गुजराती में सरगवा कहते हैं। और 5वां कैबेज, पत्ता गोभी, बंदा गोभी का हमें सब्जी जब भी सीजन में उपलब्ध हो तो हमें करना चाहिए। डायबिटीज वाले के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। तो आप देखेंगे कि खाने का हमने आपको बता दिया। तो ये दूसरा दिशा का नाम है। पहला दिशा जियोडाइफिन, दूसरा खाना पीना, तीसरा सोना। आप देखेंगे कि सोने के बारे में हमें केवल ये बताया गया है कि हमें 6 से 8 घंटा सोना है, पर मैं आप लोगों के ध्यान में लाऊं, 6 और 8 घंटे से ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के क्लॉक को समझना, बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना और बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सोना। आप मुझसे पूछेंगे तो 5 आवर्स 30 मिनट पर्याप्त है हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए। पर 5 आवर्स 30 मिनट कब से कब सोए, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि जैसा हमने पहले आपको बताया कि हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है और प्रकृति में एक नेचर्स क्लॉक है। ये दोनों क्लॉक का आपस में मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके हमें साउंड स्लीप होता है। नेचर क्लॉक है, आप देखेंगे कि नेचर सोती है और नेचर, प्रकृति जागती है और प्रकृति सोती है। तो प्रकृति सोती कब है? शाम के 7 बजे हम अपने घर से बाहर निकले और पक्षी का चहचहाना बंद हो गया, मतलब प्रकृति सोने गई। और एक दिन मेरे निवेदन पे 4:30 बजे सुबह में आप उठ के अपने घर से बाहर निकले तो आप देखेंगे कि पक्षी का चहचहाना शुरू हो गया। पक्षी का चहचहाना शुरू हुआ, चर्पिंग शुरू हुआ, मतलब प्रकृति जाग गई। के पहले 5.5 घंटा को पूरा करना है। 5 आवर्स 30 मिनट सफिशिएंट एनफ टू टेक केयर द नीड ऑफ आवर हेल्थ। अब 5.5 घंटा यदि आप सोते हैं और 4:30 बजे से पहले 5.5 घंटा हम गिनती करते हैं तो हम रात के 11 बजे जाते हैं। मतलब मोटे तौर पे हम सब लोगों को 11 बजे पहले सोने का प्रयास। बायोलॉजिकल क्लॉक है, नेचर्स क्लॉक है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं कि यदि हमारा कोई मित्र या कुटुंब अमेरिका जाता हो और हम फोन करते हैं दूसरे दिन कि भाई साहब आपको नींद अच्छी आई, बताता है नींद अच्छी नहीं आई। नींद अच्छी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पे तो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यहाँ के नेचर क्लॉक के साथ उसका रिदम बैठा हुआ है। पर जब वो अमेरिका जाता है तो यहाँ पे जब रात होता है तो वहाँ पे दिन होता है। उसका बायोलॉजिकल क्लॉक और नेचर क्लॉक का रिदम टूट जाता है, उसमें डिसइम्बैलेंस, इम्बैलेंस आ जाता है और नतीजा होता है उनको प्रॉपर नींद नहीं। हमें प्रकृति के जो नेचर्स क्लॉक है और बॉडी का जो क्लॉक है उसमें तारतम्य को बिठाना बहुत जरूरी है। और उस तारतम्य को बिठाने के लिए 11 बजे के पहले हमें सोने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण, पूरे दिन हम काम करते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है और हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। तो रात में 11 से 3 के बीच में हमारे जो टॉक्सिन है उसको फ्लश आउट किया जाता है और दूसरा जो सेल्स डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया जाता है। ये 2 प्रमुख कारण है जिसके कारण हम कहते हैं रात के 11 बजे के पहले हमें सोना चाहिए। तो आप देखेंगे कि सोना इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे पोषक तत्व का इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट सोने का है। और जो चौथा दिशा है उसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम, जो हमने चर्चा की शुरुआत में एक नवजात शिशु का उदाहरण देके आप लोगों को समझाने का विनम्र प्रयास किया है। अब आप देखेंगे कि हमने जियोडाइफिन का सेवन किया, हमने अपने आहार में परिवर्तन लाया, सोने में परिवर्तन लाया और शारीरिक श्रम को अपनाया, तो हमारी बातों पे यकीन करें 99.99 नहीं 100% हम डायबिटीज फ्री लाइफ जिएंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसा कि पहले हमने आपको बताया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हैं और 1 दशक के अनवरत
अनवरत प्रयास का आज हमें परिणाम मिल रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों ने डायबिटीज फ्री लाइफ जीना शुरू कर दिया है और उनका विश्वास जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब जियोडाइफिन का लेने का तरीका क्या होना चाहिए? मोटे तौर पे हम कहते हैं जियोडाइफिन 2 बार लेना है। सुबह में नाश्ते से करीब करीब आधे घंटे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी में 30 ड्रॉप्स लेना है या 2 ml लेना है। 2 ml या 30 ड्रॉप्स लेना है नाश्ते से पहले, और रात में खाना खाने के बाद 30 ड्रॉप्स या 2 ml लेना है। खाना खाने के 15 मिनट से आधे घंटे के बाद हमें 30 ड्रॉप्स या 2 ml लेना है। पर जब हम जियोडाइफिन को लेंगे तो इस बात को आप समझें, बहुत जरूरी है कि आप जो भी दवा ले रहे हैं, चाहे वो दवा एलोपैथिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, उसको आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो दवा है और जियोडाइफिन दवा नहीं है। केवल इसमें ये पोषक तत्व है, इसमें पोषक तत्व का भंडार है। तो हमें न्यूट्रिशन इससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसको काम करने पे हमारे शरीर में एक समय लगता है, 15 से 25 दिन समय लगता है। और इस दौरान आपने जो भी दवा ले रहे हैं, तो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, आपने बंद कर दिया तो आप पाएंगे कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो नितांत आवश्यक है कि इसके साथ आप जो भी दवा ले रहे हैं उस दवा को आप कंटिन्यू करेंगे और 1 महीने के बाद आप अपने शुगर का माप करेंगे। यदि शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 120 mg DL 120 से कम है, तो हम धीरे धीरे अपने जो पारिवारिक चिकित्सक हैं उनके परामर्श लेके हम अपने डोज को कम करेंगे और ईश्वर की कृपा होगी तो एक समय आएगा कि आपका एलोपैथिक दवा बंद होगा। ठीक उसी प्रकार से ये एलोपैथिक मेडिसिन के लिए है। पर 3 परिस्थिति में हमें जियोडाइफिन को 3 बार देना होता है। 3 परिस्थिति ऐसा है जब हम जियोडाइफिन को कहते हैं 3 बार लेना, जिसमें पहला परिस्थिति है इंसुलिन डिपेंडेंट। यदि कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है तो वहां पे हम एडवाइज करते हैं सुबह में नाश्ते से पहले लेने के लिए, दिन में खाने के बाद लेने के लिए, रात में खाना खाने के बाद लेने के लिए। कितना लेना है? 30 ड्रॉप्स या 2 ml। तो ये पहला परिस्थिति है। दूसरा परिस्थिति हमने क्या बताया कि गैंग्रीन हो जाता है और उसका एक ही इलाज बचता है, एम्पुटेशन। मेरी बात पे आप यकीन करें, 100% उनका जख्म भरेगा। पर वहां पे हमें जियोडाइफिन को 3 बार देना है, सुबह नाश्ते से पहले, दिन में खाने के बाद, रात में खाने के बाद, और साथ में इसी जियोडाइफिन को उनके जख्म पे 2 बार लगाना है। या तो आप कॉटन से लगाएं या स्प्रे ले लें, स्प्रे में इसको डाल दें और स्प्रे से अपने जख्म पे उसका छिड़काव कर दें। 15 से 35 दिन जाते जाते, 40 दिन जाते जाते 100% जख्म उनका भरेगा। जो डॉक्टर साहब खुद कह रहे थे कि नहीं इसको एम्पुटेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, 15-20 दिन के बाद कहेंगे कि नहीं अभी आप 10-15 दिन वेट कर लें, घाव का हीलिंग होना शुरू हो गया। और जो ही जख्म हीलिंग होना शुरू हुआ, 5-10 दिन आगे पीछे जाते जाते जख्म भरेगा। तो आप देखेंगे कि हमने जो बताया 3 परिस्थिति जहां पे जियोडाइफिन को 3 बार लेना है, उसमें पहला परिस्थिति है इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा परिस्थिति है जख्म का होना, गैंग्रीन का होना, और तीसरा यदि हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का मतलब हुआ कि हमारा किडनी का हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि 4 तक क्रिएटिनिन लेवल गया है, 4 के ऊपर गया हो तो नहीं, 4 तक गया है, और आप जियोडाइफिन को केवल 1 कप, ऐसे हम कहते हैं जियोडाइफिन को लेने के लिए 1 गिलास पानी में, पर जहां पे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है वहां पे आप केवल अप टू 4 क्रिएटिनिन गया है, तो आपका उनका जो भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रहा है उसके चलते रहने के साथ जियोडाइफिन को आप 3 बार दें। 1 कप गुनगुना पानी में सुबह नाश्ते से पहले 2 ml और 30 ड्रॉप्स, दिन में खाना खाने के बाद 2 ml और 30 ड्रॉप्स, और रात में खाना खाने के बाद 2 ml और 30 ड्रॉप्स। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके उनका क्रिएटिनिन लेवल जो ब्लड में बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। नहीं तो 6 के ऊपर चला जाता है तो डॉक्टर साहब एडवाइज करते हैं कि भाई इनका डायलिसिस कराइए, और डायलिसिस कराने के कुछ समय के पश्चात हमें बताया जाता है कि आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो आपका जो दवा चल रहा है उस दवा के साथ आप जियोडाइफिन को देते हैं और 4 तक क्रिएटिनिन लेवल हमारे ब्लड में चला गया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो धीरे धीरे 3.25, 3.5, 3, 3.25, 3.25, 2.5, 2 के नीचे आएगा। मतलब किडनी की हेल्थ पे काम करेगा। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसमें लिखा हुआ है पोटेशियम एंड सोडियम, और लोग आपको बताएंगे कि यदि किडनी का प्रॉब्लम है तो हम जियोडाइफिन को ले ही नहीं सकते हैं, पोटेशियम और सोडियम। पर मैं आपके ध्यान में लाऊं कि हर्बल प्रोडक्ट यदि लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है।
हर्बल प्रोडक्ट यदि लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी खासियत है कि हमारे सेल्स उतना ही न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है जितना उसको जरूरत है। यदि किसी परिस्थिति में हमारे सेल्स में पोटेशियम और सोडियम पहले से ज़्यादा है तो इसका पोटेशियम और सोडियम हमारे यूरिन से फ्लश आउट हो जाएगा या हमारे स्टूल से फ्लश आउट हो जाएगा। तो हमें इतना भी चिंता नहीं करना है। पर इसमें जो दूसरे तत्व हैं वो तत्व हमारे किडनी के हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है, क्रिएटिनिन को नीचे लाने में मदद करता है। ऐसा हमने मोर देन टेंस ऑफ 100 पेशेंट्स में देखा है, 10 ऑफ 100 पेशेंट्स में देखा है कि उनके क्रिएटिनिन, ब्लड में जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है उसको कम करने में मदद करता है। साथ में मैं आपको बताऊं कि जियोडाइफिन समर्पित है डायबिटीज के लिए, पर चूंकि शुगर को एनर्जी में तब्दील करता है और हमारे सारे सेल्स को फंक्शन करने के लिए ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम लोगों ने पाया पिछले 10 सालों में हमने ऑब्जर्व किया है कि जियोडाइफिन जितना प्रभावी रूप से डायबिटीज पे काम करता है उतना ही प्रभावी रूप से ब्लड प्रेशर पे काम करता है, चाहे वो हाइपोटेंशन हो या हाइपरटेंशन, मतलब लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर, पर वहां पे भी जियोडाइफिन का हमने देखा है परिणाम बहुत अच्छा मिला है। तीसरा थायराइड, थायराइड में भी आप देखेंगे कि हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, पर आप देखेंगे कि ये कोई दवा है नहीं। तो हमारे थायराइड को जो भी ऊर्जा की जरूरत है और जो पोषक तत्व की जरूरत है वो सारा पोषक तत्व जियोडाइफिन प्रदान करता है। हमने देखा है कि हमें थायराइड में भी उतने ही अच्छे परिणाम मिले हैं जितना कि डायबिटीज में मिला है। तो आप देखेंगे कि जियोडाइफिन डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर में हमें अच्छा परिणाम देता है, थायराइड में अच्छा परिणाम देता है, और माइग्रेन हेडेक में हमने देखा है कि एलोपैथ दवा लेते हैं तो सिंपैथेमिक आपको ट्रीटमेंट, आपको एक सिंपैथेमिक रिलीफ मिलता है, पर अगेन रिकरिंग होता रहता है। पर जियोडाइफिन लेने के 2 से 3 महीना जाते जाते हमने देखा है कि माइग्रेन हेडेक कंप्लीट खत्म हो जाता है। इतना भी आपको फील नहीं होगा कि हमको कभी माइग्रेन हेडेक होता था। और 5वां, पेट से रिलेटेड जो भी हमारी बीमारियां हैं, कॉन्स्टिपेशन का आप ले लें या गैस का ले लें, एसिडिटी का ले लें, इनडाइजेशन का ले लें, तो जियोडाइफिन को हमने देखा है वहां पे भी बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। तो आप देखेंगे कि जियोडाइफिन केवल डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन हेडेक, पेट की बीमारी, इन सारी बीमारियों पे हमें बहुत अच्छा परिणाम देता है। जियोडाइफिन कौन कौन ले सकता है? डायबिटिक वाले ले सकते हैं, प्री डायबिटिक वाले ले सकते हैं और नॉन डायबिटिक वाले ले सकते हैं। मतलब हर कोई इंसान जो चाहे कि हमें स्वस्थ जीवन जीना है, हमें उत्साहपूर्ण ऊर्जा से लबालब होकर जीवन जीना है, तो जियोडाइफिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप जियोडाइफिन का सेवन करें। अब हमें जो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमने पहले आपको बताया कि कोविड से हम कैसे बचें। कोविड से बचने के लिए हमने आपको बताया कि इम्यूनिटी का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इम्यूनिटी के बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है वो है शारीरिक श्रम, ध्यान और पोषक तत्व। जो हमारे बायोमैप परिवार से जुड़े हैं, यदि वो जियोडाइफिन का सेवन करते हैं तो ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को भी बढ़ाता है। दूसरा आता है कोविड से लड़ने में SMS, सैनिटाइजर, मास्क और सेफ डिस्टेंस का मतलब है, सोशल डिस्टेंस का मतलब है 2 गज की दूरी। इन 2 चीज़ों को हम रखते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम कोरोना को हराएंगे। और हमारे हम जिस देश में रहते हैं, इस देश की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जब हमारे देश पे कोई इस तरह का महामारी आया है, हम एकजुट होकर और जो भी तब्दीली लाना है हमारे जीवन में, उस तब्दीली को हमने स्वीकार किया है और हम महामारी को हराए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज फिर हमारा देश, हमारा परिवार और हमारा समाज हमसे मांग कर रहा है, और यदि हम कोरोना को हराने में केवल अपने आप को जिम्मेदार बनाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमने एक बहुत कर दिया है, और परिवार का हर किया हुआ सेवा समाज के लिए जाना जाता है, और समाज का हर किया हुआ सेवा राष्ट्र को समर्पित होता है। मतलब एक इंडिविजुअल रूप में किया हुआ प्रयास, वो प्रयास राष्ट्र के हित में गिना जाएगा। तो हम लोग को जरूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। दूसरा, हम SMS को अपनाएं कोविड को हराने के लिए। अब कोविड के साथ साथ ऐसा हम कभी नहीं मान सकते कि डायबिटीज खत्म हो गया, ब्लड प्रेशर खत्म हो गया, थायराइड का जो दूसरी परेशानियां हैं वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आज लोग इन परेशानियों से बहुत परेशान है, क्योंकि बीच में दवा भी समुचित रूप से लोगों को नहीं मिल पा रहा था, पर ईश्वर की कृपा है अब सब चीज़ नॉर्मल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बायोमैप का अभियान है,
एक नोबल मिशन है, एक सोशल कैंपेन है कि हमें डायबिटीज को हराना है। डायबिटीज से डरना नहीं है, डायबिटीज से लड़ना है। और आपकी इस लड़ाई में बायोमैप आपके हर पग पे, और बायोमैप के जितने भी समर्पित साथी हैं, आज के दिन में देखेंगे तो पूरे देश में हमारे बायोमैप के समर्पित कोऑर्डिनेटर हैं जो दिन रात एक मकसद से जी रहे हैं कि हमें लोगों को समझाना है और हमें उनको डायबिटीज फ्री लाइफ जीने में मदद करना है। आप कभी भी हमारे साथी से संपर्क करें। हमारे साथी किसी कारण से आपको लगता है कि आपको सही जवाब नहीं मिल रहा है तो हमें ईमेल करें। हमारा बायोमैप का ईमेल है biomapindia@gmail.com। हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है कस्टमर केयर का, आप वहाँ पे जाएं। पर आप जैसे ही आपका मेल आएगा हम पूरी तरीके से आपके मेल को रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, बायोमैप का एक ही लक्ष्य है कि हमें मधुमेह मुक्त समाज को बनाना है और इसके लिए हम समर्पित हैं। अब किसी कारण से, यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताना आपको भूल गया था, किसी कारण से आपने जियोडार्फिन लिया और जैसा मैं बताया कि इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं, पर कभी कभी 2-3 केस ऐसा आएगा 100 में जहाँ पे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं आएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे और सीधे जाना है, विटामिन डी का टेस्ट कराना है, और विटामिन डी का टेस्ट आप हमें ईमेल पे भेजें या हमारे कोऑर्डिनेटर से मिलें, हम उस पर आपको मार्गदर्शन देंगे। पर हम विश्वास दिलाते हैं कि विटामिन डी का लेवल बढ़ेगा और जो शुगर लेवल पिछले 3 महीने 4 महीने से 180-200 से नीचे नहीं आ रहा था, अगले 5 से 7 दिन जाते जाते अब शुगर लेवल 120, 125, 130 के बीच में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि डायबिटीज को हराना है तो विटामिन डी बहुत जरूरी है, और विटामिन डी का सोर्स सनलाइट है। मतलब हमको और आपको ध्यान रखना है कि 15 से 20 मिनट हमें सनबाथ जरूर करना है। तो जो हमने 4 चीज आपको बताया था, जियोडार्फिन, आहार में परिवर्तन, सोने में परिवर्तन और शारीरिक श्रम को अपनाना, उसमें 2 चीजों का और ऐड करना है, एक सनबाथ करना और मेडिटेशन करना या ओम का उच्चारण करना। या तो आप मेडिटेशन करें या ओम का उच्चारण करें, क्योंकि जो ही हम ओम का उच्चारण और मेडिटेशन करते हैं तो हमें स्ट्रेस से जो हमारे शरीर पे नुकसान होता है उससे हम बच जाते हैं। इन चीज़ों को हम अपनाते हैं तो 99.99 नहीं 100% मैं विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि हम डायबिटीज फ्री लाइफ जिएंगे। यूजुअली मैं इस तरह का सेमिनार जगह जगह जाके करता था, पर जब से महामारी कोरोना पैंडेमिक आया है